हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि समास क्या है और इसके प्रकार कितने हैं और इससे समास से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं, चाहे आपके एग्जाम में सेमेस्टर 1 का पेपर है या 2 का पेपर रहे, ठीक ना। यदि आप किसी कंपटीशन के एग्जाम का भी तैयारी करते हैं, वहां पे यदि आपको हिंदी पूछा जाता है और हिंदी से रिलेटेड यदि समास का क्वेश्चन वहां पे आता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आज के क्लास से आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए आज समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि समास समास की यदि हम बात करें तो समास हम लोग अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आज का सेशन में जो हम लोग समास को पढ़ेंगे वो एक अलग ही तरीका होगा। ठीक है, यदि हम समास की परिभाषा की बात करें तो जनरली बुक में लिखा होता है कि जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इस मेल को क्या कहा जाता है? समास किया जाता है। हम परिभाषा तो पढ़ दी, लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आया विभक्ति क्या होता है, पद क्या होता है, ठीक ना। तो उस सारी चीजों को समझने के लिए आज के क्लास में हम लोग को बढ़िया अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक है, जैसे हम बोले कि जब दो या दो से अधिक पद, कम से कम कितना होना चाहिए? दो। यानी समास के लिए कम से कम कितना पद? दो। अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास और संधि में क्या अंतर होता है। संधि में तो भी शब्द का ही खेल है और समास में भी तो शब्द का खेल है, लेकिन एक अंतर है संधि और समास में कि संधि में अक्सर क्या होता है कि वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का। और समास में किसका मेल होता है? तो शब्दों का मेल होता है। किसका मेल होता है? शब्दों का। जैसे कि हम बात करें, एक समासी शब्द हम लेते हैं गंगा। गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा का जल, क्या लिखे हम? गंगा का जल। अब हम आते हैं समास की परिभाषा के ऊपर। जब दो या दो से अधिक पद, कितना पद? दो। देखिए यहाँ पे एक पद हो गया गंगा और दूसरा हो गया जल। कितने पद हो गया? दो। कम से कम दो, अधिक तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दो से कम नहीं होंगे। तो जब दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़ के, बीच की विभक्ति में क्या आता है? का आ सकता है, और आ सकता है, तथा आ सकता है, से आ सकता है, द्वारा आ सकता है, ये सब क्या है? बीच की विभक्ति है, ठीक ना। जैसे कि हम सभी कारक का चिन्ह पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्म से, संवर्धन को के लिए आपदान से। ये क्या है? ये एक विभक्ति चिन्ह ही है, ठीक है। तो जब दो शब्द अपने बीच की विभक्ति को छोड़ के, का को छोड़ दिया, बोला कि आप इधर अलग रहिए, हम दोनों मिल जाते हैं, गंगा प्लस जल बन गया गंगा जल। क्या बन गया? गंगा जल। तो यहीं से परिभाषा आता है कि जब दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इस मेल को समास कहा जाता है। देखिए आपका जितने भी परिभाषा अक्षर होते हैं वो एग्जाम्पल में ही छिपे होते हैं। उस एग्जाम्पल से हम लोग को समझना पड़ता है कि आखिर कि परिभाषा कैसे वहां से निकला। अभी आपको हम समझाए कि गंगा के जल में ही आपका पूरा समास की परिभाषा छिपा हुआ है। क्या है कि जब दो पद अपने बीच की व्यक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इस मेल को समास कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समास की परिभाषा का अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगला उदाहरण लेते हैं, लोटा और डोरी। क्या हम लिए? लोटा और डोरी। और को जैसे हम अलग करते हैं, लोटा और डोरी को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? लोटा और डोरी मेरा एक समासिक पद बन जाता है। अब जैसे हम जब समास पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि हम लोग कभी कभी समझ में नहीं आता है, जिसके कारण हम अच्छे तरीके से समाज को समझ नहीं पाते हैं। तो आइए कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको कि पहले हम लोग समझते हैं। पहला है समासिक शब्द। पहला क्या है? समासिक शब्द। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं गंगा जल। क्या लिखे हुए हैं? गंगा जल। तो ये गंगा जो जल हो गया, ये हो गया मेरा समासिक शब्द। यानी बोल सकते हैं कि समास विधि या समास नियम, विधि को हम यह नियम भी लिख सकते हैं कि समास के जितने भी नियम है, जितने भी विधि है से बना नया शब्द क्या कहलाता है? समासिक शब्द। जैसे कि गंगा और जल से बना क्या मेरा? गंगा जल। तो गंगा जल मेरा यहाँ पे क्या है? तो समासिक शब्द हो गया। क्या हो गया? समासिक शब्द। तो आई होप आपको समासिक शब्द के बारे में पता चल गया कि आखिर समासिक शब्द किसको कहते हैं। अगला आता है समास विग्रह। बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या आता है? समास विग्रह, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। समास विग्रह क्या है? देखिए विग्रह का अर्थ क्या होता है? अलग अलग करना। विग्रह का अर्थ
अलग अलग करना। तो समास विग्रह की बात करें तो समस्त पद यानी जिसको हम लोग समासिक पद बोलते हैं उसी का विस्तृत रूप, जिसे यहाँ लिखे हम यहाँ लिख रहे हैं एक नया शब्द दही और चूड़ा। क्या लिख दिए? दही और चूड़ा। तो ये जो दही और चूड़ा लिखे ये पूरा पूरा क्या कहलाया? ये मेरा समास का विग्रह कहलाया, यानी हम उसको क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। क्या कर दिए? अलग अलग। तो ये क्या हो गया? दही और चूड़ा समास का विग्रह यानी समास विग्रह। कोई दिक्कत? अब जैसे ही दोनों को हम मिलाएंगे, इसके बीच की विभक्ति को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? समासिक पद बन जाएगा या समासिक शब्द बन जाएगा। उसी को हम लोग समस्त पद भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? अगला आता है उत्तर पद। नाम से ही स्पष्ट है उत्तर। तो उत्तर कब आता है? किसी चीज के बाद। कब आता है? बाद। और पूर्व मतलब पहले। तो उत्तर पद किसको कहेंगे? कि जिस समासिक शब्द का दूसरा पद, यानी किसी भी समासिक शब्द का जो दूसरा पद होता है, जैसे यहाँ पे हम लिखे दही चूड़ा। क्या लिख दिए? दही चूड़ा। ये मेरा एक समासिक पद हो गया, समासिक शब्द हो गया। तो इसमें जो लास्ट में है मेरा अंतिम पद है वो क्या है? चूड़ा। क्या है? चूड़ा। तो ये मेरा हो गया उत्तर पद। क्या हो गया? उत्तर पद। और दही मेरा क्या हो गया? पूर्व पद या प्रथम पद। तो आई होप आप सभी को पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में समझ में आ गया होगा। अगला है प्रधान पद। क्या है? प्रधान पद। प्रधान पद किसको कहते हैं? तो जिस पर समासिक शब्द का अर्थ निर्भर करे, जिस पर समासिक शब्द का अर्थ निर्भर करे उसे हम लोग कहते हैं प्रधान पद। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं नीलकंठ। क्या लिए? नीलकंठ। नीलकंठ। देखिए यहाँ एक तो है नील का अर्थ क्या हुआ? नीला। क्या हुआ? नीला। और कंठ मतलब कंठी समझते हैं, यानी नीला हो कंठ जिसका, नीला हो कंठ जिसका। तो समासिक ये जो प्रधान पद है इसमें कौन है? कंठ है। कौन है? कंठ। यानी इसका जो अर्थ है वो किस पे निर्भर कर रहा है? कंठ के ऊपर में निर्भर कर रहा है, यानी जिसका कंठ कैसा हो? नीला हो। पीत अंबर। पीत अंबर। जिसका जिसका अंबर क्या हो? अंबर मतलब क्या होता है? वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र। जिसका वस्त्र पीला हो अर्थात भगवान श्री कृष्ण। कंठ हो नीला जिसका, अर्थात जो विष धारण किए थे समुद्र मंथन में, कौन? शंकर भगवान महादेव। ठीक है। तो वो क्या हो गया? ये जो कंठ हो गया या फिर अंबर हो गया पीतांबर में, उसके ऊपर क्या कर रहा है? इस समस्त पद का जो क्या अर्थ है उस पर निर्भर कर रहा है। तो ये क्या हो गया? प्रधान पद। अभी इसके बारे में सब जितने समास का जब प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें आपको आएगा प्रथम पद, अंतिम पद, सब। ठीक ना? तो वहां और क्लियर होगा। लेकिन यदि आप इस चीजों को पहले नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जब समास के बारे में जो इसका क्या कहते हैं अलग अलग भेद है उसके बारे में जब अध्ययन करेंगे तो वहां आप फंस सकते हैं। ठीक ना? तो उसके पहले हम लोग को ये सारे शब्द के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। तो प्रधान पद के बारे में समझ में आ गया होगा कि प्रधान पद किसको बोलते हैं। अगला है अप्रधान पद। क्या है? अप्रधान पद, जिसको हम लोग गौण पद बोलते हैं। गौण मतलब क्या होता है? चुप। क्या होता है? चुप। तो जिसमें भी गौण पद होते हैं यानी कोई भी समासिक पद होता है जिसमें उसकी प्रधानता नहीं होती है। क्या होती है? उसकी प्रधानता नहीं होती है, यानी वो चुप होते हैं। क्या होते हैं? चुप। तो उसको हम लोग बोलते हैं गौण पद। क्या बोलते हैं? गौण पद। या फिर बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि उस पर समासिक शब्द का जो है वो अर्थ निर्भर नहीं करता है। हम लिखे हुए हैं कि जिस शब्द का समासिक पद में कम महत्व हो, क्या हो? कम महत्व, उतना उसका महत्व नहीं हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग गौण पद। क्या बोलते हैं? गौण पद। ठीक है। तो आई होप, एक मिनट रुकिएगा। तो गौण पद किसको बोलते हैं? कि जो पद क्या होता है कि समासिक पद में या फिर समास के जो जब लोग विग्रह करेंगे या फिर जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो शांत होता है। कैसा होता है? शांत। वो उतना उतना अर्थ स्पष्ट नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं गौण पद। तो ये सारे वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे कि समासिक शब्द किसको बोलते हैं, समास विग्रह क्या है, उत्तर पद किसको बोलते हैं, पूर्व पद किसको बोलते हैं, प्रधान पद किसको बोलते हैं और प्रधान पद किसको बोलते हैं। ठीक है। तो यदि एग्जाम में आपसे आता है कि समास की परिभाषा को लिखें तो क्या लिखना है? कि जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इस मेल को हम लोग समास कहते हैं। कैसे मिलता है वो आपको हम करके दिखाएं। ठीक ना? अलग अलग एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। चंद्रमुखी, चंद्रकमल, नयन कमल, त्रिभुज, पंचामृत, ये सारे एग्जाम्पल में लिख देना है। ठीक है।
अब चलते हैं हम लोग इस समास के प्रकार के ऊपर। जब समास की परिभाषा जान लेते हैं तब हम लोग अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, जो है कि समास का प्रकार। आखिर समास का कितने प्रकार है? यदि हम समास के प्रकार की बात करें तो हमें एग्जाम में अलग अलग टाइप से देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप से देखने को मिलते हैं। कहीं आपको एग्जाम में समास के 4 प्रकार देखने को मिलेंगे, कहीं 5 मिलेंगे, कहीं 6 मिलेंगे। तो ये 4, 5 और 6 कहां से आया, पहले हम उसको समझते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि समास के कितने प्रकार हैं, समास के कितने प्रकार हैं, तो आप बेहिचक 6 ऑप्शन टिक कीजिएगा या फिर 6 प्रकार के बारे में लिखना है। ठीक है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि समास के मुख्यतः कितने प्रकार हैं, समास के मुख्यतः कितने प्रकार हैं, तब आपको 4 प्रकार के बारे में बताना है। कितने प्रकार के बारे में बताना है? 4 प्रकार के बारे में बताना है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाता है, और एक लास्ट में आता है जिसको लोग नए समास कहते हैं, कहीं कहीं किताब में वो लिखा हुआ नहीं रहता है, इसीलिए ऐसे मुख्य कितना है? 4। कितना है? 4। और 4 से ही 2 अलग अलग निकले हुए हैं, ठीक ना, जो कर्मधारय और द्विगुण होता है, अभी हम समझेंगे आगे। तो 4, 5 और 6 का कॉन्सेप्ट कहां से आया, समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे यदि हम बात करें समास का पहला प्रकार, यदि आप लोग चाहे तो ऊपर का एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं समास के भेद के ऊपर में। समास के भेद के ऊपर, समास के कितने भेद होते हैं, हम अभी आपको बताए पहले ही। यदि हम समास के भेद की बात करें तो समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कितने भेद? 4 भेद। और 4 भेद किसके आधार पे? प्रधानता के आधार पे। किसके आधार पे? प्रधानता के आधार पे। यानी यहाँ क्या होता है? प्रधान। अब प्रधान कौन होता है अभी बताएंगे हम, ठीक ना। प्रधानता के आधार पे, जब प्रधानता की बात होती है तो समास के कितने भेद? 4 भेद। कितने भेद? 4 भेद। अब समझते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। दूसरा है द्वंद्व समास। दूसरा क्या है? द्वंद्व समास। तीसरा है बहुव्रीहि समास। तीसरा क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। और चौथा होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी कारक की विभक्ति के आधार पर हम लोग 6 प्रकार में बांटते हैं। कितने प्रकार में? 6 प्रकार में। तो हम लोग अगले आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यदि हम बात करें कर्मधारय समास और द्विगु समास, तो ये तत्पुरुष समास से ही मिलकर बना होता है। कहां से? तत्पुरुष समास से ही। तो तत्पुरुष समास से कितने पार्ट? 2 पार्ट, कर्मधारय और द्विगु। तो यदि हम टोटल समास के प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार? 6। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा द्विगु समास। और यदि इसमें एक नए समास आता है, यदि उसको हम लोग ऐड कर लें तो समास के 7 भेद। समास के 7 भेद, ठीक ना। लेकिन मुख्यतः कितना? 4। मुख्यतः कितना? 4। और ऐसे यदि बात करें समास के भेद तो 6। समास के भेद 6, ठीक है ना। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल सकता है कहीं 4, 5, 6। तो यदि आप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि 4 कहां टिक करना है, 5 कहां टिक करना है, और 6 कहां, 7 कहां, ठीक ना। अब अगला आता है कि प्रधानता के आधार पे, यहां एक शब्द आया प्रधानता। प्रधान मतलब क्या? जो सर्वश्रेष्ठ, मुख्य जिसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मुख्य। जैसे कि अब यही भाव समास की बात करें, जैसे हम अब यही भाव समास की बात करें तो इसका पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद? पूर्व पद प्रधान होता है। यहाँ आपको हम बताए, देखिए पूर्व पद पहले समझा देना। यदि आप ये चीज पहले नहीं जानते कि पूर्व पद किसको बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसमें फंस जाते। ठीक है, इसलिए हम पहले यहाँ चर्चा कर दिए कि पूर्व पद किसको बोलते हैं, कि जो समासिक पद का पहला पद क्या होता है? मुख्य होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्व पद। किसी भी समासिक शब्द का पहला पद जो होता है वो क्या होता है? पूर्व पद। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, गंगा का जल। तो गंगा इसमें क्या हो गया? पूर्व पद। क्या हो गया? पूर्व पद। तो जिस समासिक शब्द में पूर्व पद प्रधान होता है उसको हम लोग बोलते हैं अव्ययी भाव समास। क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। दूसरा आता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। तो वैसे समास जिसमें या फिर जिसका दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? दोनों पद प्रधान। तीसरा आता है बहुव्रीहि समास, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है।
कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि वह सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है। अगला है तत्पुरुष समास, जिसका उत्तर पद मतलब अंतिम पद, जिसका उत्तर पद प्रधान हो तो उसको बोलते हैं हम लोग तत्पुरुष समास। फिर इसी तत्पुरुष समास से दो समास निकले हुए हैं, जिनका नाम है कर्मधारय समास और द्विगु समास। यदि हम कर्मधारय समास की बात करें और द्विगु समास की बात करें, तो इनका भी उत्तर पद प्रधान होता है, यानी लास्ट का जो पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। अब आइए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं कि आखिर अव्ययी भाव समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, बहुव्रीहि क्या है, तत्पुरुष क्या है, कर्मधारय क्या है। ठीक है। तो यदि आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लें, ताकि चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे अच्छे तरीके से। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, देखिए जब हम अव्ययी भाव की समास की बात करें तो इसको जानने के लिए आपको उपसर्ग के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, आखिर उपसर्ग क्या है। यदि हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जो कि किसी शब्द के क्या लगते हैं, पहले लगते हैं। कहां लगते हैं, पहले। जैसे एक शब्द हम लिखते हैं अनुकूल, क्या लिखे, अनुकूल। तो इस अनुकूल में पहले क्या है, अनु, लास्ट में क्या है, कुल, तो ये अनु क्या हो गया, उपसर्ग। क्या हो गया, उपसर्ग। जैसे कहीं रहता है अकाल, क्या रहता है, अकाल, तो शुरू में क्या है, अ, क्या है, अ, लास्ट में क्या है, काल, तो ये शुरू का क्या हो गया, उपसर्ग। तो आपको इसको समझने के लिए उपसर्ग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, उपसर्ग। यदि हम बात करें अव्ययी भाव समास की, किसकी, पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हम लोगों को 4-5 मुख्य बातें याद रखने होंगी, जिसमें कि पहला है कि पहचान या फिर इसकी परिभाषा, वो कैसे लिखेंगे। आपको हम बताएं कि वैसे समास जिसका पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, तो उसको हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरा है कि पूर्व पद उपसर्ग हो, इसका पूर्व पद क्या हो, उपसर्ग हो। पूर्व पद क्या हो, उपसर्ग। पहला क्या हो गया, पूर्व पद प्रधान, और दूसरा क्या हो गया कि पूर्व पद उपसर्ग हो, पूर्व पद उपसर्ग हो, यानी कोई भी उपसर्ग यहां पे हो सकता है, पूर्व पद उपसर्ग हो। उसके बाद पूर्व पद छोटा हो, पूर्व पद क्या हो, छोटा हो। जैसे आपको हम यहाँ लिख के दिखाए अकाल, क्या लिखे, अकाल। देखिए अ क्या है, छोटा है, काल क्या है, बड़ा है। पूर्व पद क्या हो गया, छोटा, लास्ट पद क्या है, बड़ा है, यानी पूर्व पद क्या हो, छोटा हो। अगला आता है उत्तर पद बड़ा हो, उत्तर पद बड़ा हो, एंड लास्ट का पद कैसा हो, बड़ा हो। ऑब्वियसली है यदि शुरू का पद छोटा होगा तो लास्ट का क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन कहीं कहीं आपको ये दोनों पद बड़े देखने को मिल सकते हैं, कहीं कहीं दोनों पद छोटे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको हम बता दिए कि पूर्व पद क्या रहना चाहिए, छोटा, और अंतिम पद क्या रहना चाहिए, बड़ा। ठीक है। तो 4 इसकी आइडेंटिटी हो गई, 4 इसकी पहचान हो गई। पहला कि पूर्व पद क्या हो, तो पूर्व पद प्रधान हो। दूसरा पूर्व पद उपसर्ग हो। तीसरा पूर्व पद छोटा हो, और चौथा अंतिम पद बड़ा हो। ये क्या हो गया, ये आपकी पहचान हो गई किसकी, अव्ययी भाव समास की। अगला इसमें एक और आता है कि समान शब्दों का प्रयोग, यदि किसी भी शब्द में समान शब्दों का प्रयोग, समान शब्दों का प्रयोग। अब बोलिएगा आप कि समान शब्दों का प्रयोग क्या होता है, समान शब्दों का प्रयोग। जैसे कि अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, क्या किसका चल रहा है, आईपीएल का। हम सभी क्या करते हैं कि ड्रीम 11 पे या फिर माई 11 सर्कल जो होता है उस पर क्या लगाते हैं, टीम लगाते हैं, वहां अपने पैसे लगाते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं या फिर ऐसे होते हैं आदमी जो क्या करते हैं, वहां पे जीत जाते हैं और वो करोड़ों का मालिक बन जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोलते हैं कि वो रातों रात वायरल हो गया, वो रातों रात वायरल हो गया। जब सुबह हम लोग देखते हैं तो न्यूज में पता चलता है कि फलाने आदमी ने ड्रीम 11 में इतना करोड़ रुपये जीती। हम लोगों ने क्या बोला, रातों रात। क्या बोला, रातों रात। तो रातों रात क्या हो गया, समान शब्द। क्या हो गया, समान शब्द।
जब कोई आपदा आती है तो हम बोलते हैं गांव का गांव तहस नहस हो गया, गांव का गांव तहस नहस हो गया। तो गांव का गांव क्या हो गया? तो हो गया समान शब्द। क्या हो गया? समान शब्द। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इस तरह के पूछा जा सकता है कि गांवों का गांव, रातों रात, ये क्या है? ये कौन सा समास है? ये है अव्ययी भाव समास। क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। तो इसका जो उदाहरण है वो अच्छे तरीके से आप समझ में आ गया होगा आपको कि आखिर क्या है। अगर इसमें आता है कि जब को हम बताए कि इसका जो प्रथम जो पद होता है वो अधिकांशतः उसमें उपसर्ग लगा होता है, जैसे अनजान, अनजान हो गया, नासमझ हो गया, उसके बाद आमरण हो गया। क्या हो गया? आमरण हो गया। प्रतिदिन, प्रतिकूल, ये सब एग्जाम्पल इसके बहुत हो सकते हैं, ठीक ना। अगला है, तो आपको अव्ययी भाव के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर अव्ययी भाव समास किसको बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़े तो अगला है द्वंद्व समास। अगला क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जब दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा में मेरा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो मुख्य बिंदु है वो है मेरा कि इसका दोनों पद क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। यानी इसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान। दूसरा होता है कि एक विपरीत अर्थ वाले इसमें शब्द होते हैं। एक एक शब्द का अर्थ अलग, दूसरे का अलग। जैसे हम यह बात करें रात दिन, क्या बात करें? रात दिन। यहां क्या हो गया? विपरीत अर्थ वाले शब्द। क्या हो गया? विपरीत अर्थ वाले शब्द। तीसरा इसका और बड़ा ऐसा एक आइडेंटिटी है कि इसके बीच में योजक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? योजक चिन्ह होते हैं। अक्सर आपको जहां पे देखने को मिलेंगे जो योजक चिन्ह होंगे वो क्या होते हैं? तो इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं, सॉरी द्वंद्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका कितना आपको हम पहचान बताए? 3। पहला क्या कि दोनों पद प्रधान होना चाहिए। दूसरा कि विपरीत अर्थ वाले शब्द इसमें होते हैं। तीसरा कि इसके बीच में योजक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? योजक चिन्ह होते हैं। और अलग है, अगला है कि एक साथ बोले जाने वाले शब्द, जैसे माता पिता, रात दिन, भात दाल, लिट्टी चोखा, ठीक ना, दही चूड़ा, ये सब क्या है? एक साथ बोले जाने वाला शब्द है। दही के बिना चूड़ा अधूरा है, चूड़ा के बिना दही अधूरा है। लिट्टी के बिना चोखा अधूरा है, चोखा के बिना लिट्टी अधूरा है। माता के बिना पिता अधूरा है, पिता के बिना माता अधूरा है। ये क्या है कि समान अर्थ, विपरीत अर्थ वाले शब्द, या फिर बोल सकते हैं कि ये अधिकतर एक साथ में बोले जाने वाले शब्द होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि आखिर द्वंद्व समास किसको बोलते हैं। कितना पॉइंट याद रखना है? 4-5 पॉइंट। पहला कि विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं। दूसरा एक साथ बोले जाने वाले शब्द होते हैं। इन इनके शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होते हैं और दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ये रहा आपका कंप्लीट द्वंद्व समास, ठीक है। उदाहरण में लिख देना है दही चूड़ा, लिट्टी चोखा, लोटा डोरी, ठीक ना, रात दिन, राधा कृष्ण, काला नीला, मतलब जिस तरह के जिसके बीच में योजक चिन्ह और एक साथ में प्रयोग होने वाले शब्द और विपरीत अर्थ वाले शब्द होना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है? मेरा द्वंद्व समास, ठीक है। यदि अगला तीसरा मेरा आता है वो है बहुव्रीहि समास। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि हम समास में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये अमिताभ बच्चन है। ये क्या है? समास का अमिताभ बच्चन है। यदि आप पूरे समास को पढ़ते हैं और बहुव्रीहि समास को अच्छे तरीके नहीं समझ पाते हैं तो पूरा समास आपका अधूरा हो जाता है, यानी समास फिर आपके पढ़ के आपका कोई फायदा हुआ नहीं। तो तीसरा क्या है? अमिताभ बच्चन, यानी समास का अमिताभ बच्चन जिसको हम बोल सकते हैं, जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। अब कैसे अमिताभ बच्चन का एक काम करता है तो आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक ना। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास, यदि हम बहुव्रीहि समास की बात करें, इसकी पहचान की बात करें, तो दो पद, हम पहले आपको बताए कि दोनों पद इसका क्या है? अप्रधान, यानी प्रधान, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसकी परिभाषा में लिखना है आपको कि वैसे समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं हो बल्कि वह समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास। अब कैसे विशेष अर्थ को धारण करता है अभी हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे, ठीक है। तो इसकी पहचान में क्या लिखना है कि दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। दो पद मिलकर किसी
तीसरे पद का निर्माण करते हैं। और इसमें जो मुख्य बातें आती है, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद क्या होते हैं, गौण होते हैं। आपको हम पहले बताएं, गौण पद या फिर अप्रधान पद। अगला आता है कि जितने भी आपको भगवान के नाम, जितने भी भगवान के नाम या फिर जो उसको पर्यायवाची नाम है, वो सारे नाम आपको बहुव्रीहि के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। जैसे नीलकंठ, चतुर्भुज। नीलकंठ की बात करें, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात कौन, महादेव, जिसका कंठ क्या है, नीला। ठीक है। चार भुजाएं हो जिनकी, चतुर्भुज, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक ना। पीतांबर, जिसका अंबर कैसा हो, पीला हो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हो जिसका, अर्थात कौन, भगवान शंकर। ठीक ना। वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात माता सरस्वती। ठीक है। चतुर्भुज, चार भुजाएं हो जिनकी। तो इस तरह बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जो कि अभी हम लोग समझेंगे। ठीक ना। तो अधिकतर जितने भगवान के नाम आते हैं वो कहाँ होते, वो कौन समास होते हैं, तो बहुव्रीहि होते हैं। ठीक है। अगला है कि इसका तीसरा पद प्रधान होते हैं, जैसे कि हमको बताए कि समान अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ को धारण करते हैं। अब हम एग्जाम्पल की ओर समझते हैं। जैसे आपको बोले हम कि पीतांबर, पीतांबर, इसका कोई पद प्रधान नहीं है, इसका कोई पद प्रधान नहीं है। पित अंबर, पीला हो अंबर जिसका, पीला हो अंबर जिसका। तो पीला अंबर किसका, अंबर में क्या होता है, वस्त्र। यदि आप पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे तो वस्त्र को हम लोग बोलते हैं अंबर, क्या बोलते हैं, अंबर। ठीक ना। तो पीत हो अंबर जिसका, और कि जिसका जो पोशाक हो वो कैसा हो, पीला हो। तो किसका पोशाक पीला होता है, भगवान श्री कृष्ण का। मुरलीधर, जो मुरली को धारण करता हो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। ठीक ना। वीणा पानी, जो वीणा को धारण करती है, पानी मतलब हाथ होता है, जिसके हाथ में क्या हो, वीणा हो, अर्थात माता सरस्वती। पंकज, पंकज, पंख से जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। कमल का फूल कहाँ जन्म लेता है, कीचड़ में ही ना, तालाब में ही ना। तालाब के नीचे क्या है, कीचड़ है। तो पंख से जन्म लेने वाला क्या हो गया, पंकज। तो वैसे शब्द जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब अगला है तत्पुरुष समास। अभी आपको अमिताभ बच्चन का रोल यहाँ पता नहीं चलेगा, जब तत्पुरुष पढ़ेंगे और कर्मधारय तब द्विगु, तब पता चलेगा कि आखिर बहुव्रीहि समास अमिताभ बच्चन का रोल समास में कैसे करता है। ठीक है। अगला है कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास। तो चौथा मेरा क्या हो गया, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो हमें मुख्य बातें याद रखना है वो है कि वैसे समास, वैसे समास जिसका कौन सा पद, उत्तर पद। सॉरी, कर्मधारय से पहले तत्पुरुष को समझते हैं, उसके बाद क्योंकि इसी का पाठ है। ठीक ना। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की यदि बात करें तो इसी से दो समास बना है, कौन, कर्मधारय और द्विगु। तत्पुरुष समास का जो होता है वो उत्तर पद यानी अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब ये भाव में देखिए, हम पहला पद, द्वंद में देखे दोनों पद, बहुव्रीहि में कोई पद नहीं, लेकिन इस तत्पुरुष में क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है। क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है। जैसे कि यदि हम परिभाषा के तौर पर इसको लिखेंगे तो बोलना है कि वैसे, वैसे समास, वैसे समास जिसका क्या है कि उत्तर पद या फिर अंतिम पद प्रधान हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग तत्पुरुष समास। ठीक है। अब इसमें जो है तत्पुरुष समास में, कि तत्पुरुष समास जब हम लोग समझते हैं तो कारक की विभक्ति हम लोग को आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कारक की विभक्ति, कारक की विभक्ति। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, राजा, राजमंत्री, राजमंत्री। क्या लिखे, राजमंत्री। तो राजमंत्री किसको बोलते हैं, राजा का मंत्री। ये हो गया राजा का मंत्री। राजकुमार, राजा का कुमार या राजा का बेटा। राजकुमारी, राजा की बेटी। ठीक है। तो राजमंत्री, इसका देखिए
ये जो पूरा जो निर्भर कर रहा है वो अंतिम पद पर निर्भर। किसका मंत्री? राजा का मंत्री। किसका बेटी? राजा का बेटी। किसका बेटा? राजा का बेटा। ठीक ना। गंगा जल कि कहाँ का जल? तो गंगा का जल। तो अंतिम पद क्या है इसका? प्रधान है। अंतिम पद प्रधान है। यहाँ लिख दिए हम कि उत्तर पद प्रधान या फिर जिसका अंतिम पद प्रधान हो तो उसको बोलते हैं हम लोग तत्पुरुष समास। यदि इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट की बात करें तो इसका पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है। पूर्व पद गौण होता है। यानी यहां जैसे लिखे हम राजा का मंत्री, तो इसका पूर्व पद क्या हो गया? राजा। दूसरा पद क्या हो गया? मंत्री। तो ये पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है, लेकिन अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है। यदि उदाहरण की बात करें तो गंगा का जल, गंगा जल, राजमंत्री, राजकुमारी, राजकुमार, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। अब अगला है कि कारक की विभक्ति के अनुसार, कारक की विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास को हम लोग 6 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 6 भाग में बांटते हैं, जिसमें कि जो कारक का पहला कारक है आपका, कारक की विभक्ति का पहला और अंतिम। ठीक ना। यानी कर्ता कारक और संबोधन, वो दोनों को हटा दें, वो दोनों को हटा दें तो क्या बचता है? कर्म को, कर्मण्य, संवर्धन को के लिए, अपदान से, द्वारा। ठीक ना। संबंध, काके की, रायरेरी, अधिकरण में, पेपर। तो ये सारे जो ये 6 जो बचे, ये 6 क्या होते हैं? तो तत्पुरुष समास के वो भेद होते हैं। क्या होते हैं? तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। ठीक है। तो तत्पुरुष समास के बारे में आपको पता चल गया होगा कि तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं। अगला है कर्मधारय समास। अगला क्या आता है? 5वां नंबर में कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय नाम ही बहुत इसका अच्छा है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। यदि हम कर्मधारय समास की बात करें तो इसका कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद क्यों प्रधान? क्योंकि तत्पुरुष से ही निकल के बना है। कहां से बना है? तत्पुरुष से ही। तो इसके पहला पद क्या होता है? गौण, और दूसरे पद प्रधान। दूसरा क्या है कि पहला पद जो होता है वो दूसरे पद की विशेषता को बताता है। दूसरे पद की विशेषता को बताता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे नीलकंठ। क्या लिखे? नीलकंठ। तो पहला पद ये, दूसरा पद कंठ। ठीक है। पहला पद नीला यानी नील, और दूसरा पद कंठ। तो नीला हो कंठ जिसका, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात कौन? भगवान शिव। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कंठ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नीला हो कंठ जिसका, पीत अंबर, पीला हो अंबर जिसका। ठीक ना। तो ये क्या हो गया? कर्मधारय, यानी जिसका जो अर्थ है वो किस पर निर्भर करे? तो अंतिम पद पर निर्भर करे। किस पर? अंतिम पद पर निर्भर करे। ठीक है। राजा का मंत्री, राजमंत्री। ठीक ना। अब आगे इसमें जो मुख्य बातें हैं वो लिखना है आपको कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, और पूर्व पद विशेष विशेषण, विशेष विशेषण, पूर्व पद विशेष और उत्तर पद विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण। देखिए, एक होता है विशेष, विशेष, और दूसरा होता है विशेषण, विशेषण। जैसे हम एक वर्ड बोले कि राम एक गोरा लड़का है, हम क्या बोले कि राम एक गोरा लड़का है। तो गोरा किसके लिए आया? राम के लिए आया। राम के लिए आया, ये राम के लिए आया। तो जिसके बारे में हम लोग जो कुछ कहते हैं, जो स्पष्ट करते हैं, जिसके बारे में कुछ बोल रहा है, ठीक ना, वो क्या हो गया? विशेषण। और जिसके बारे में कहा जाता है, पूर्व में कहा जा रहा है, तो वो क्या हो गया? वो शब्द विशेष। क्या हो गया? विशेष। ठीक ना। तो ये हो गया विशेष और विशेषण। तो जहां पे विशेष विशेषण या फिर उपमा उपमेय का बोध होता है तो वो कहलाता है मेरा कर्मधारय समास। क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। अगला है कि तत्पुरुष समास से निकला समास। ये तो आपको समझ में आ गया, ये तत्पुरुष समास से निकला समास है। विशेष विशेषण का पता चलता है इससे। ठीक ना। पूर्व पर प्रधान होता है। यदि इसका एग्जाम्पल की बात करें तो पीताम्बर, चंद्रमुखी, परमानंद, ठीक ना, श्वेतांबर, प्रधानाध्यापक। क्या होता है? प्रधानाध्यापक। तो प्रधान, अध्यापक में जो प्रधान है, अध्यापक में जो प्रधान है, प्रधान कौन है? तो अध्यापक में जो प्रधान है, अर्थात प्रधानाध्यापक। ठीक ना। तो ये सारे जो वर्ड हैं, ये जो सारे समासिक शब्द थे,
इसके कौन से पद प्रधान थे? तो अंतिम पद प्रधान थे। अब अगर मेरा छठा जो आता है वो आता है द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास का बहुत ही बोल सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक है पहचानने का कि ऐसे समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो। क्या हो? संख्यावाचक हो, यानी संख्या का बोध कराता है। यदि हम जैसे बात करें त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, त्रि मतलब क्या होता है? तीन। नेत्र में आंख, तीन आंख जिसका है। चतुर्भुज, चार भुजाएं है जिसकी। पंचामृत, पंचामृत, पांच चीजों से बना, पांच अमृतों से बना चीज, पांच चीजों से बना। पंचामृत से पूजा वगैरह होती
सर